और दूसरा विषय है समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का कानून लागू करके आदिवासियों, ईसाइयों, मुसलमानों के पर्सनल लॉ, कस्टमरी लॉ खत्म करके उन्हें ज़बरदस्ती हिंदू बनाना शासक वर्ग का सुनियोजित षड्यंत्र है। ये दोनों ही जो विषय है, वैसे ये आदिवासियों नहीं है, सभी मूल निवासियों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। सीएए और यूसीसी का, सीएए बन चुका है और यूसीसी बनने की प्रोसीजर में है। और जो एक और विषय दिया है इन्होंने, वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023, इनमें से कोई सा भी कानून अगर पूर्ण रूप से जिस तरीके से अमल करने की अभी षड्यंत्र किया जा रहा है, उसका परिणाम है आपका जो छत्तीसगढ़ में हंसदेव का जो जंगल है, इनका क्या प्रभाव पड़ा। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम जो नया बना है, जो आदिवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान के अंदर संविधान दिया था, आर्टिकल 244 के तहत 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, उसमें उस विशेषाधिकार के रूप में यह 5वीं अनुसूची है, उसमें कहा गया था जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी होगा। वहाँ आदिवासी क्षेत्र जो होगा 5वीं अनुसूची क्षेत्र, उसको शेड्यूल एरिया कहते हैं, उस शेड्यूल एरिया में आदिवासियों का स्वायत्त शासन होगा, मालकियत का अधिकार होगा। वो उस क्षेत्र में अपना स्वयं राजा बना सकते हैं। जैसे बिरसा मुंडा ने अपने आंदोलन में ओल गुलाम जो आंदोलन चलाया था, उसमें कहा था अबुआ दिसों अबुआ राज, यानी हमारे देश में हमारा राज होना चाहिए। वो ही बाबा साहब अम्बेडकर ने आदिवासियों को संविधान के माध्यम से अधिकार दिया था। लेकिन इस तथाकथित आज़ादी के 78 साल के बाद और संविधान लागू होने के 74 साल के बाद भी वो अमल नहीं किया गया। और उस 5वीं अनुसूची को हवा निकालने के लिए, एक कहावत है कि गुब्बारा है और गुब्बारा में जो हवा भरी हुई एक सुई चुबो दी जाती है तो पूरी हवा निकल जाती है, गुब्बारा रहता है। इसी तरीके से उसकी हवा निकालने के लिए 1996 में पेशा एक्ट के रूप में ये कानून लाए कि हम आदिवासियों को अधिकार देंगे। ऑलरेडी 5वीं अनुसूची में वो अधिकार जो पेशा एक्ट में बताए जा रहे हैं, वो अधिकार ऑलरेडी 5वीं अनुसूची में है, तो फिर पेशा एक्ट लाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो इस तरीके से उसको निष्प्रभावी करने के लिए, उसकी हवा निकालने के लिए ये काम कर रहे हैं। और अभी वन संरक्षण संशोधन अधिनियम के माध्यम से उन्होंने जो 5वीं अनुसूची और पेशा एक्ट के माध्यम से जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टीएसी को जो अधिकार थे उसको निष्प्रभावी कर दिए। आदिवासी ग्राम सभा की बिना अनुमति और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बिना अनुमति के आदिवासियों की ज़मीन कोई गैर आदिवासी नहीं ले सकता। आदिवासी की ज़मीन कोई राज्य सरकार नहीं ले सकती। आदिवासी की ज़मीन भारत सरकार नहीं ले सकती। आदिवासी की ज़मीन में छुपी हुई तमाम प्रकार की 89 प्रकार की धातुएं बहुमूल्य से बहुमूल्य धातुएं हैं, वो अगर आदिवासी की ज़मीन में है तो वो भारत सरकार भी नहीं ले सकती है। वो अभी ये वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 जुलाई 23 में पास हुआ, वो भी आदिवासी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से
द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है, आदिवासी राष्ट्रपति है, उनके हस्ताक्षर से ये कानून पास हुआ और वो अभी बड़े पैमाने पर पूरे देश में उसका आदिवासियों को विकास के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, प्राणियों के, वन्य प्राणियों के संरक्षण के नाम पर, अब विकास के नाम पर बड़े बड़े बांध बनाना, खनिज पदार्थों का उत्पादन करना, इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण करना, ये तमाम प्रकार के, आप छत्तीसगढ़ के जो साथी लोग हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया के माध्यम से आदिवासियों का कितना सत्यानाश हुआ है ये आप लोग जानते होंगे। भिलाई स्टील प्लांट, आपका बालको, ये जितने भी कोल फैक्ट्रियां है, बिजली उत्पादन है, एनटीपीसी है, जो भी इकाइयाँ लगी है, इन इकाइयों के माध्यम से आदिवासियों की ज़मीन छीनी गई और ये जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ, इस इंडस्ट्रियल एरिया के कारण शहरीकरण हुआ और शहरीकरण के कारण बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बनी, व्यापारी गण आए, उसके कारण आदिवासियों को जल जंगल ज़मीन से विस्थापित किया गया। तो ये तमाम प्रकार का जो षड्यंत्र हो रहा है, इसके पीछे मेन उद्देश्य क्या है? विकास नहीं है, जानवरों का संरक्षण नहीं है, पर्यावरण का अगर संरक्षण करते तो सबसे बड़ा आपका जो जंगल है हंसदेव का, उन्होंने काटा, उससे पर्यावरण को संतुलन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन कहाँ लेगा? अडानी अंबानी के घर में ऑक्सीजन पैदा हो रही क्या? ऑक्सीजन का क्या मूल्य है आपको कोरोना के पीरियड में मालूम हो गया होगा। कोरोना के पीरियड में ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है? अरे आप बिना सिलेंडर के आज हमको पर्यावरण के माध्यम से ऑक्सीजन मिल रही है और करोड़ों लोग, 145 करोड़ लोग आज उसके ऊपर हम जिंदा है और पर्यावरण संरक्षण का नाम लेकर के आदिवासियों को बेदखल कर रहे हैं और खुद पर्यावरण कितना संरक्षण कर रहे हैं आप समझ सकते हैं। जितना भी आप यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रहा, वहाँ खनिज धातुएं हैं, वो नेशनल कॉरिडोर के माध्यम से, भारतमाला प्रोजेक्ट के माध्यम से 4 लेन 6 लेन रोड निकाल रहे हैं, उसी एरिया में निकाल रहे हैं। उसके पीछे मेन षड्यंत्र क्या है? वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र इसलिए है कि वहाँ 50% से अधिक आदिवासी है। वो शेड्यूल एरिया इसलिए है कि वहाँ 50% से अधिक आदिवासियों की संख्या है। अब उस एरिया में विकास के नाम पे, पर्यावरण संरक्षण के नाम पे, जानवरों के संरक्षण के नाम पर उन आदिवासी जो जंगल पे निर्भर है, वनोपज के माध्यम से वो अपनी रोजी रोटी, अपना परिवार चलाता है, अब उसको पर्यावरण संरक्षण के नाम पे, विकास के नाम पर वो ले लिया जाएगा। उस आदिवासियों को वहाँ से बेदखल होना है, वो आदिवासी वहाँ से बेदखल हो जाएगा, नॉन शेड्यूल एरिया में उसको शिफ्ट किया जाएगा और जहाँ विकास हो रहा है वहाँ गैर आदिवासियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि 50% से कम उस एरिया की संख्या जैसे ही कम हुई, वो शेड्यूल एरिया ख़त्म, वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र ख़त्म। जैसे ही आदिवासी का 5वीं अनुसूचित क्षेत्र ख़त्म, यानी आदिवासी वहाँ से विस्थापित हो चुका है, उस आदिवासी का वो था जिसकी उसकी मूल पहचान थी, उसका कल्चर था, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा, उसकी प्रथाएं, वो सब थी जिसकी बदौलत उसको संविधान के माध्यम से अलग से पहचान मिली थी, शेड्यूल ट्राइब। अब वो वहाँ से बेदखल हो गया तो उसका सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, मूल पहचान सब खत्म। ये आदिवासियों के सत्यानाश का प्लान है। तो ये तो वन संरक्षण संशोधन अधिनियम सीए बन चुका है, ये
सीए पे बोलते बंद थे, लेकिन इस 2024 के चुनाव के पहले अमित शाह ने कहा कि नहीं, चुनाव से पहले हम सीए लागू करेंगे। सीए का प्रभाव आप लोगों ने असम में देखा होगा कि उसको बांग्लादेशी घुसपैठी के नाम से प्रोपेगेंडा किया, और जब सीए, एनआरसी, एनपीआर लागू हुआ 19,48,000 लोगों को विदेशी घोषित किया। वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए, वो सबूत नहीं दे पाए भारत के नागरिक होने का, जिसमें से 19,48,000 में 5 लाख मुसलमान, 14,48,000 SC, ST, OBC के लोग विदेशी घोषित हो गए। अब यहाँ हमारे नागरिकता साबित करने के लिए ना आपका राशन कार्ड, ना एपिक कार्ड, ना आधार कार्ड, ये सबूत नहीं है। 1970 से पहले आपके पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र, आपके पिताजी के नाम पर रजिस्टर्ड जमीन या मकान होना चाहिए। हमारे जो भी मूल निवासी लोग हैं, आदिवासियों के अलावा भी SC के लोग हैं और भी OBC के लोग भी हैं, उनके पास रजिस्टर्ड ज़मीन नहीं है। जैसे आदिवासियों को आप देखेंगे, आदिवासियों को आज भी जहाँ आदिवासी रहते हैं हमारे मध्य प्रदेश में, तो उनको मजरे, टोले या इस तरह से किया जा रहा, और अभी पेशा कानून के माध्यम से 1 ग्राम बनाए जा रहे। 1 ग्राम का मतलब फॉरेस्ट विलेज। फॉरेस्ट विलेज की ज़मीन रेवेन्यू विलेज नहीं होती है, रेवेन्यू रिकॉर्ड पे नहीं होती है, या तो वो पट्टा वाली ज़मीन होती है या फिर अतिक्रमण वाली। तो अतिक्रमण की ज़मीन और पट्टे वाली ज़मीन भारत का नागरिक होने का सबूत नहीं है। इसका मतलब जिसके पास में मकान की, वो भी पुराना रिकॉर्ड, जैसे आज आप जाति प्रमाण पत्र बनाने जाओ तो आपसे 1950 से पहले का रिकॉर्ड मांगते हैं कि 1950 से पहले का आप लेके आइए। और जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए, पढ़ लिख करके नौकरी कर रहे हैं, तो उस दूसरे राज्य में उसके बच्चों का प्रमाण पत्र ही नहीं बन रहे हैं कि भैया वहाँ से बना के। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हम लोगों को विदेशी घोषित करने का। तो साथियों, ये CAA, UCC हम भारत के मूल निवासियों को विदेशी घोषित करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वामन मेश्राम साहब ने DNA रिपोर्ट के माध्यम से 21 मई 2001 में DNA रिसर्च की रिपोर्ट आई थी कि हम SC, ST, OBC के लोग, सभी लोग एक ही DNA के हैं, हम सभी भारत के मूल निवासी हैं। फिर राखीगढ़ी की रिपोर्ट आई और भी अन्य रिपोर्ट आई, उसमें सिद्ध हो गया और उसका भयंकर प्रोपेगेंडा किया कि इस भारत में सिर्फ 3.5% ब्राह्मण ही विदेशी है, बाकी सब मूल निवासी है। और वो सभी जो अलग अलग पहचान लेकर के, जाति पहचान लेकर के, सामाजिक पहचान लेकर के, SC, ST, OBC की पहचान लेकर के घूम रहे हैं, ये लोग बिछड़े हुए लोग हैं। ये बिछड़े हुए लोग हैं, इनका DNA एक है, इनके पुरखे एक थे, और ये सब मूल निवासी लोग हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आदिवासी के नाम के आगे आदिवासी शब्द में आदिवासी नहीं, आदिवासी तो वो जंगल में गया तब जाकर के बना। अगर हम भारत की इतिहास अगर देखें तो भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की एकमात्र ऐसी सभ्यता संस्कृति थी जो सबसे उत्कृष्ट और विकसित सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। और नगरीय सभ्यता के यहाँ के लोग आदिवासी कब बने? पहले तो वो मूल निवासी है। तो हम सब नगरीय सभ्यता के लोग हैं, वो जंगल में गए तब जाकर के वो आदिवासी बने। और उनको अगर जंगल ही पसंद था तो इस संविधान के माध्यम से जब उनको 1950 में अधिकार मिले तो उन्हीं जंगलों से, पहाड़ों से, कंदराओं से डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, IAS, IPS निकले क्या नहीं निकले?
अगर उनको जंगल पसंद था, लंगोटी पसंद थी, तो आज टाई सूट पैंट में क्यों हो रहे हैं? मैं भी आदिवासी हूँ, मेरे पिताजी अनपढ़ थे, मेरे पिताजी को वो स्टेटस नहीं था, ना शैक्षणिक स्टेटस था और ना आर्थिक स्टेटस था। लेकिन आज अगर मैं समझ गया हूँ, आज मैं पढ़ लिख गया हूँ, आज मुझे इतिहास की जानकारी हो गई है, तो आज सही क्या है और गलत क्या है ये समझने की कोशिश है। और मैं जान गया हूँ कि हम इस देश के मूल मालिक हैं, जड़ मूल से रहने वाले लोग हैं। हमारी सभ्यता संस्कृति सबसे उत्कृष्ट सभ्यता संस्कृति थी और उसका इतिहास बुद्ध के काल से भी मिलता है कि बुद्ध काल में जो मौर्य साम्राज्य था वो हमारे पुरखों का राज है, जहाँ पर राजा महाराजा होने के साथ साथ नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला ये तमाम प्रकार की विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियाँ थी। उस समय के भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश था मेरा, है नहीं था। लेकिन आज वर्तमान में डाल डाल पर भूख, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, शोषण कोई सुरक्षित नहीं है। आज सबके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो साथियों, ये यूसीसी के माध्यम से, सीएए के माध्यम से बहुत बड़ा हमारे ऊपर ये विदेशी घोषित करने का और हमको भारत का नागरिक ही नहीं मानने के लिए तैयार है। तो ये हम लोगों को सबको मिलजुल करके ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं कि ये संकट हमारे ऊपर आ रहे हैं और आज वर्तमान में जो परिस्थितियां बन गई है उससे हम देख सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि हमारे बच्चों का क्या भविष्य था। हम कहाँ थे, इतिहास अगर पे निगाह डालें तो हम कहाँ थे, ये परिवर्तन कैसे हुआ और वापस हम कहाँ जा रहे हैं। इसलिए बामसेब कह रहा है कि भाई आ जाओ, हम मिलजुल करके, थोड़े थोड़े लोग मिलजुल करके और सबको थोड़ा थोड़ा प्रयास करके हम लोग सभी सामाजिक समूह के लोग जो ब्राह्मणों की व्यवस्था से बिछड़े हुए थे, जो ब्राह्मणों ने हमको अलग अलग पहचान दे रखी थी, जानवरों की पहचान दे रखी थी और उनको जातियों में बांटा। बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हीं जातियों को समूह, सामाजिक समूह बनाए। 1703 जातियों का एक सामूहिक समूह बनाया जिसको नाम दिया अनुसूचित जाति। 801 सामाजिक समूह बनाया, 801 जनजातियों का उसको सामाजिक समूह एक नाम दिया, यानी 801 को एक पहचान दी अनुसूचित जनजाति। 1703 को एक सामाजिक पहचान दी अनुसूचित जाति। वो 3743 जातियों को ओबीसी कहा। 3743 टुकड़ों को एक संवैधानिक पहचान दी। तो साथियों, और अब बामसेब सभी SC ST OBC और तमाम धर्म परिवर्तित सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, लिंगायत, मुस्लिम, उन सभी को कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, हमारा DNA एक है, हम बिछड़े हुए भाई हैं। इसलिए हम लोगों को सबको मिलजुल करके ये लड़ाई लड़ना होगी। 100% लोगों की आवश्यकता नहीं है, मात्र 25% लोग चाहिए। सभी सामाजिक समूह में से 25% लोगों को, हम लोगों को इस मूवमेंट के साथ में जोड़ना होगा। और साथियों, एक दो विषय और थे लेकिन मेरी 7 बजे ट्रेन है। हमारे साथी लोगों ने थोड़ा सा एक तो लेट समय चालू हुआ हमारा कार्यक्रम, तो ये जो इसमें छत्तीसगढ़ का जो बालोदा बाजार वाला जो कांड हुआ है, ये हमारे लोगों को उन्होंने हमारे लोगों के बीच में तमाम प्रकार के षड्यंत्र वो करते हैं और ये फसाद में भी वो सम्मिलित है। तो साथियों, अब हम लोगों को जागने की ज़रूरत है। ये बामसेब, हम ये जो कार्यक्रमों के माध्यम से आप लोगों को के अंदर सिर्फ भूख पैदा करना चाहते हैं। आप इसको जानें और इस मूवमेंट के, इस कार्यक्रमों को, इसके साहित्य को, इसके इतिहास को, वो सभी सामाजिक समूह के बारे में हमको जानकारी हासिल करके हमको कार्यकर्ता के रूप में काम करना होगा। वामन मेश्राम साहब
67 की उम्र में चल रहे हैं, वो 67 साल की उम्र में अभी उनके स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होता है। वामन मेश्राम के जिंदा रहते हुए इस आंदोलन को सफल करना चाहते हैं। हमारे पास अवसर है, नहीं तो हम लाठियाँ पीटते रहेंगे, सांप निकल जाएगा, कुछ हाथ में लगने वाला नहीं है। इसलिए हम सभी को जागना होगा, काम करना होगा, चाहे वो रिटायर्ड आदमी हो, मैं भी रिटायर्ड हूँ, मेरी भी 64 की उम्र है, 64 साल की उम्र है। काम कर रहे हैं, काम करेंगे तो फिट रहेंगे, नहीं तो हम घर में ही घुट घुट के मर जाएंगे। अरे वो बहू पूछती नहीं है, अरे बहू चाय नहीं पिलाती है, बेटा पूछता नहीं है, इसी में रह जाएंगे। हम घर से बाहर निकल जाएंगे, समाज के लोग पूछेंगे, सम्मान देंगे, इज्जत देंगे। तो आप लोग इस मूवमेंट को ठीक से जानें, समझें, और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने तहसीलों में कार्यक्रम लगाएं, सभी साथियों के नाम से लगाएं, अलग अलग सामाजिक समूह के नाम से लगाएं। हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क करें, आपको आपके ज़िले में, आपके तहसील में हमारे कार्यकर्ता उपलब्ध हो जाएंगे। हमको जागना होगा, कोई आने वाला नहीं है। कोई आता तो फूले साहू अम्बेडकर को आना नहीं होता, ना कांशीराम को कुर्बानी देना होती, ना वामन मेश्राम को। तो इसलिए हमारे पास अवसर है, आप लोग इस मूवमेंट को जानेंगे और इस मूवमेंट को साथ सहयोग करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय जोहार, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद रेखाल साहब।